वेलकम बैक टू जीएस वरदान। आज हम यूपी पीसीएस 2008 का पेपर सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला दिया गया भारतीय इतिहास, प्राचीन इतिहास से संबंधित प्रश्न है और दिया गया है कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण कराया गया था। मतलब कि किसके द्वारा सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया गया था। तो सबसे पहले देखिए, पहला ऑप्शन है हर्षवर्धन, गौतम बुद्ध और कनिष्क। ये तीनों इसमें से तो होगा ही नहीं, क्योंकि जब कभी भी स्तंभ लेख, गुहा लेख या शिला लेख की बात की जाए तो सबसे पहले जो नाम आता है अशोक का आता है। तो इसका निर्माण किसने कराया था? अशोक ने कराया था। और सारनाथ का जो प्राचीन नाम है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। इसके पहले हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा था कि कई बार पूछा गया है। सारनाथ का प्राचीन नाम ऋषिपत्तन था और महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं पर दिया था। और भारत का राज चिन्ह जो है इसी स्तंभ से लिया गया है। ये तीन प्रश्न हमेशा अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा, भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आए कि किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, तो भीमबेटका। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भीमबेटका की गुफाएं हैं कहाँ पर? मध्य प्रदेश में स्थित है। और यह जो गुफा है भोपाल से 60 किलोमीटर की दूरी पर भीमबेटका नामक पहाड़ी पर स्थित है। और यहाँ से मिली जो पर्वत गुफाएं एवं शैलाश्रय बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके। और जो भीमबेटका है यह पाषाण काल का स्थल है, पाषाणकालीन स्थल है। और यहाँ से लगभग 500 शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। यहाँ से लगभग 500 संख्या की 500 शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। और यूनेस्को ने इसे 2003 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को द्वारा 2003 में घोषित किया गया था। तो इतने तरह के प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ सही आंसर हो जाएगा। मेहरगढ़ जो है बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। अब बलूचिस्तान प्रांत कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। और यहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। और मेहरगढ़ को भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीनतम बस्ती माना जाता है। मेहरगढ़ जो है भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीनतम बस्ती है। और मेहरगढ़ को बलूचिस्तान के रोटी की कटोरी कहा जाता था। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि बलूचिस्तान की रोटी कटोरी किसे कहा जाता था, तो ऑप्शन हो जाएगा मेहरगढ़। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता होगा किस वंश से संबंधित थी? कोलीय वंश से। और आपको पता है गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। और इनके पिता जो थे शाक्य क्षत्रिय कुल के थे। और जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, 563 BCE, बिफोर क्राइस्ट एरा। इसे BCE कहा जाता है, बिफोर क्राइस्ट एरा। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और इनकी माता जो थी कोलीय वंश से संबंध रखती थी। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना? महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला, जमाली। कहीं जमाली दिया है, कहीं जमालिस दिया है, तो दोनों सही है।
तो आपको पता होगा कि प्रथम उपदेश राजगृह के वितुलाचल पर्वत पर बराकर नदी के तट पर दिया था इन्होंने। और इनका प्रथम शिष्य जो था, इनका दामाद ही था जमाली। तो यहाँ पर कई जमाली दिया होता है, कई जमाली दिया होता है। इनका जो प्रथम शिष्य था इनका जो दामाद था जमाली। और वैशाली के राजा चेटक जो इनके मामा भी थे, महावीर के शिष्य बने। निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। और 16 महाजनपदों में जो था मगध जो था सबसे शक्तिशाली था। और अस्मक एक था, अस्मक का नाम आता है। और अस्मक एक ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है या कहाँ से मिला है? धान की खेती के बारे में पूछा जा रहा है, तो लहुरा देव इसका आंसर हो जाएगा, लहुरा देव। और यह कहाँ पर है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन, कहाँ पर है? तो संत कबीर नगर जिले में स्थित है। और यहाँ से करीब 8000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मतलब कि 8000 ईसा पूर्व में यहाँ पर चावल की खेती की जाती रही होगी। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। अभी आया था क्वेश्चन। और कोल्डिहवा जो है इलाहाबाद में है। और यहाँ से चावल की भूसी के प्रमाण मिले हैं। तो इतने तरह के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ये पाल वंश के शासक के बारे में पूछा जा रहा है। तो पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा धर्मपाल। और अगर पूछा जाए पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो पाल वंश का संस्थापक ये गोपाल था। गोपाल था पाल वंश का संस्थापक, अगर पूछा जाए तो। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या नाम से जाना जाता था? इसके पहले हमने डिस्कस किया है इसके बारे में। और इसका जो आंसर हो जाएगा गाय हो जाएगा। गाय को अघन्या कहा जाता था। अघन्या का मतलब हुआ कि न मारे जाने वाला। इसको मतलब कोई मारता नहीं था, इसको मारा नहीं जाता। गाय को अघन्या, न मारे जाने योग्य माना गया है। और गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड तथा देश से निकालने की व्यवस्था वेदों में की गई है। और इसके प्रमाण हमें वेदों से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चंदावर। तो ऐसे याद कीजिए, जयचंद चंदावर, ऐसे करेंगे तो याद हो जाएगा। तो चंदावर के युद्ध में, जो कि 1194 में हुआ था। और जयचंद जो था राजपूत था। और पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गोरी के बीच जो 1192 तराइन का युद्ध जो इसमें दिया गया, तराइन का। तो आपको पता होगा तराइन और का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध, ये दोनों पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था।
1191, 1192। क्वेश्चन नंबर 11, किस महाद्वीप भारतीय शासक ने किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो पट्टा एवं कबूलियत जो था शेरशाह सूरी से संबंधित था। शेरशाह सूरी ने यह व्यवस्था स्थापित की थी। कृषकों को सुखी एवं संतुष्ट रखने के लिए शेरशाह ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था का प्रारंभ किया था। और कबूलियत जो था एक प्रकार की स्वीकृति थी कि वह भू राजस्व की निश्चित धनराशि चुकाता रहेगा। ठीक है। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई थी। तो चित्तौड़ की संधि हुई थी किस शासक के शासनकाल में हुई थी, पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जहांगीर। यह जो था जहांगीर के शासनकाल में हुआ था 1615 ईस्वी में। सन 1615 ईस्वी की बात की जा रही है। राणा अमर सिंह तथा मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़गढ़ की संधि हुई थी। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद बना रहेगा, सदैव बना रहेगा? तो यह जो था 46वां अधिवेशन था, 46वां अधिवेशन, कराची अधिवेशन। तो ये भी पूछा गया कि कौन सा अधिवेशन था ये? या 46 ये भी पूछा गया है। यह 46वां अधिवेशन था और 1931 में कराची में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, जियात रंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो यह नागालैंड में। जियात रंग आंदोलन नागालैंड में प्रारंभ हुआ था। और यह जो आंदोलन था नागा जनजाति की महिला गौडीनल्यू के नेतृत्व में, ये नागालैंड नहीं होगा, जियात रंग आंदोलन जो है मणिपुर हो जाएगा, मणिपुर में प्रारंभ हुआ था। और नागा जनजाति की महिला गौडीनल्यू के नेतृत्व में हुआ था। तो जनजाति समुदाय द्वारा किया गया आंदोलन था, मणिपुर में हुआ था। वर्ष 1928 में HSRA जिसे कहा था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो आपको पता होगा चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में सितंबर 1928 ईस्वी में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में HSRA की स्थापना की गई थी और जिसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्र की स्थापना करना था। और इसी समय क्रांति अमर रहे का नारा पहली बार लगाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में ही फिरोज शाह कोटला मैदान है। क्वेश्चन नंबर 16, गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले कब कहा था, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा था। सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। और बात जो है जुलाई 1944 की है। इसी समय सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका
आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं। 1944। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? बार बार पूछा जाता है, स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो यह जो स्थापना हुई थी यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी 1913 में। और किसने किया था? लाला हरदयाल। लाला हरदयाल के नेतृत्व में 1913 में किया गया था। 1913 लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की गई और इसके अध्यक्ष सोहन सिंह थे। अगर पूछा जाए अध्यक्ष कौन था तो सोहन सिंह थे। निम्नलिखित में से कालानुक्रम मतलब कि काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, खिलाफत आंदोलन दिया है, असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो यह सुमेलित करना है कि सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो यह तो 1942 में हुआ था, ये तो पहला ऑप्शन हो ही नहीं सकता। खिलाफत आंदोलन की बात करें तो यह 1919 में हुआ था। खिलाफत 1919 में हुआ था। असहयोग आंदोलन पता है आपको, 20 से 22 तक चला था, 1920 से 22 तक। और सविनय अवज्ञा 1930, यह जो 1930 है। तो बहुत ही आराम से सुमेलित हो जाएगा। सबसे पहले खिलाफत आंदोलन 1919 हो जाएगा। इसके बाद दूसरे नंबर पे हो जाएगा ये 20-22 वाला असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। कला एवं संस्कृति से प्रश्न पूछा गया है, यह नृत्य की संस्कृति से संबंधित है। अजीब तरीके से प्रश्न बनाया जाता है, मतलब कुछ समझ में आता है। यह नृत्य की संस्कृति से संबंधित है, इसमें से कौन सा नृत्य है जो कि संस्कृत से संबंधित है? मतलब कि नृत्य जो भी मतलब नृत्य होता है उसके संस्कृत से संबंध किसका है, संबंधित है? तो इसमें जो है ख्याल और बाज लखनऊ, ख्याल और बाज नृत्य के संस्कृत से संबंधित है। कारागाम, कारागम धार्मिक लोकनृत्य कहाँ से संबंधित है, मतलब किस राज्य का लोकनृत्य है? तो यह तमिलनाडु हो जाएगा आंसर इसका, तमिलनाडु। ओके, कारागम या करगट्टम भी इसे कहा जाता है। अगर करगट्टम आता तो आसानी से आप तमिलनाडु टिक कर सकते थे। करगट्टम तमिलनाडु का एक लोकनृत्य है जो ग्रामीणों द्वारा बारिश देवी मारी अम्मन की प्रशंसा में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, योग दर्शन के प्रतिपादक पूछा है, बार बार पूछा गया है तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। पतंजलि हो जाएगा। और पतंजलि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इन्होंने पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी पर महाभाष्य नाम से टीका भी लिखा था। ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान का सेक्शन है। और मंडल आयोग पूछा गया है। मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों ने अछूड़ विवाद का सूत्रपात किया को गठित करने वाले थे, तो इनका क्या नाम था? अभी देखते हैं ऑप्शन क्या कह दिया। इंदिरा गांधी हैं, मुरारजी देसाई हैं, राजीव गांधी है और विश्व प्रताप सिंह है, जिसे वीपी सिंह कहा जाता था। तो वीपी सिंह, तो इसका आंसर हो जाएगा वीपी सिंह, विश्व प्रताप सिंह। और जो मंडल आयोग का गठन किया गया था मुरारजी देसाई ने किया था।
यह भी क्वेश्चन पूछा था। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनने पर प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने वीपी मंडल यानी कि विंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में एक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया और 12 दिसंबर 1980 को आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी और नौकरी में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था, जो कि आज भी लागू है। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अनुमति रोक सकता है? तो आपको पता होगा कि आर्टिकल 111 में, आर्टिकल 111 में दिया गया है कि जब कोई विधेयक संसद के सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तब वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति को रोक लेता है। तो आर्टिकल 111 हो जाएगा, आर्टिकल 111। सरकारी आयोग गठित हुआ था किसकी समीक्षा करने के लिए? तो सरकारी आयोग किसकी समीक्षा करने के लिए गठित हुआ था? केंद्र राज्य संबंधों के बीच, केंद्र राज्य, ये देखिए चौथा आप समझेगा, संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए इसका गठन किया गया था। और 1983 में न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया, इनका पूरा नाम था रणजीत सिंह सरकारिया, की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? संविधान की आत्मा, प्रिम्बल हो जाएगा इसका आंसर, उद्देशिका को प्रिम्बल कहा जाता है। अगर पूछा जाए अनुच्छेद 32 के तहत उपबंधित संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक अत्यंत महत्वपूर्ण मूल अधिकार है। अगर अंबेडकर के संबंध में पूछा जाए, भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है, तो अगर अंबेडकर का कथन दिया जाए, अंबेडकर ने किसे कहा था, तो चौथा ऑप्शन से जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। और वैसे अगर सामान्य पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो उद्देशिका हो जाएगा। ये 2 तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय क्या है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। तो इसमें जो हो जाएगा, इसके सभी ये दूसरा वाला हो जाएगा, इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। और यह जो है आर्टिकल 129 में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 27, न्यायिक पुनरावलोकन दिया गया है कि व्यवस्था रखते हैं। तो न्यायिक पुनरावलोकन जो है जुडिशियल रिव्यू जिसे कहा जाता है, जुडिशियल रिव्यू, इसका मतलब हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान तथा उसकी सर्वोच्चता की रक्षा करने की व्यवस्था से है। और भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना कहाँ से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। तो इसका जो दोनों हो जाएगा, यूएसए में भी है और इंडिया में भी है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 दिया है, केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांग बढ़ती रही है। तो यह जो है कथन दिया गया है, इसका कारण है क्योंकि राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, पर्याप्त साधन नहीं है।
तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा पहला हो जाएगा, केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांगें बढ़ती रही हैं। यह कथन सही है, क्योंकि राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। तो कथन और कारण दोनों सही हो जाएगा, और कारण इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो पहला वाला ही सही हो जाएगा। एक फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है? कैमरून, कोस्टारिका, केनिया और वेनेजुएला। तो आपको पता होगा कि भूमध्य रेखा जो है 13 देशों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा का मतलब हुआ कि अर्थ है, ये जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, इसी को हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा या इक्वेटोरियल लाइन कहा जाता है, या विषुवत रेखा कहा जाता है। तो भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें इसका नाम भी बता देते हैं, साओ टोम और प्रिंसिप है, गैबन कांगो। गैबन कांगो कहाँ पर है? गैबन कांगो दक्षिण गणराज्य, ये अफ्रीका के हैं। कांगो लोकतांत्रिक अफ्रीका का है। युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती, इक्वेडर, कोलंबिया और ब्राज़ील। तो इसमें देखिए केनिया, ये केनिया ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा वाला। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं जो जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। तो अभी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि कहाँ पर पाए जाते हैं। तो आपको पता होगा कि बुध 8 ग्रह हैं, तो 8 ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद आता है बृहस्पति। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में ये पाए जाते हैं। रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर का संबंध है। रिंग ऑफ फायर किसे कहा जाता है? तो यहाँ देखिए, रिंग ऑफ फायर हम भूकंप और ज्वालामुखी और प्रशांत महासागर, इन तीनों से रिंग ऑफ फायर संबंधित है, जंगल की आग से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन से हो जाएगा। हम क्या करते हैं, टिक कर देंगे, रिंग ऑफ देखें फायर दिखा है तो जंगल की आग टिक कर देंगे, गलत हो जाएगा। भारत का भूगोल दिया गया है, भारत की काली मिट्टी का उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है। तो काली मिट्टी के लिए कपास के लिए होता है। तो देखिए ऑप्शन में कपास दिया, जहाँ काली मिट्टी है वहाँ क्या कीजिए, कपास टिक कर दीजिए, सही हो जाएगा। फसल के लिए कपास की फसल की सर्वाधिक उपयुक्त होती है, इसीलिए इसे काली मिट्टी को कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। और मिट्टी का काला रंग जो होता है, यह भी पूछा गया है, तो टिटेनिफेरम मैग्नेटाइट की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 33, वर्ष 1991 से 2001 के बीच जनसंख्या पूछा जाए, इसको कट कर दीजिए, 2001 की जनगणना नहीं पढ़ना है। अगर 2001 से 2011 पूछा जाता है तो भी नहीं पढ़ना है, 2011 का पढ़ना है हमको। भारत के, इसको मिला लीजिएगा, भारत के निम्नलिखित में से राज्यों को उनकी जनसंख्या आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में यानी कि घटता हुआ क्रम इसमें हमें देखना है। आपको पता होगा कि 2014 में, 2008 का पेपर है, 2014 में आंध्र प्रदेश को दो भागों में बांट दिया गया, एक तेलंगाना और एक आंध्र प्रदेश। तो उसके अनुसार हमें प्रश्न को सॉल्व करना है। तो इसमें जो है आपका देखिए, आंध्र प्रदेश दिया गया है, बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। आंध्र प्रदेश, तो अगर राज्यों की जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक जनसंख्या है, महाराष्ट्र में, और उसके बाद जो है बिहार है। मतलब जो ऑप्शन दिया गया उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर जो है आंध्र प्रदेश है।
तो महाराष्ट्र, तो यही वाला क्रम हो जाएगा, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है इसमें से बताना है। 1901 के बाद यौन अनुपात में लगातार ह्रास देखा गया है। अभी देखिए 2011 के बाद की जनगणना भी है, 2011 से 2020 वाला भी। ठीक है, तो हमें उसको लेकर के चलना है, करंट को लेकर के। 1901 की जनगणना में सर्वाधिक यौन अनुपात पाया गया। 1901 की जनगणना में सर्वाधिक यौन अनुपात पाया गया। ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से कथन राजस्थान के मरुक्षेत्र के लिए सही है? तो कौन सा कथन राजस्थान के मरुक्षेत्र के लिए सही है? सही उत्तर के चयन हेतु नीचे कूट दिया गया है, प्रयोग कीजिए उसका। क्वेश्चन नंबर 36। तो इसमें देखिए कौन सा, ये देखिए चार कूट दिए गए हैं और इसमें देखिए हमें बताना है कौन सा सही होगा। विश्व का राजस्थान जो विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है, विश्व का सबसे घना मरुस्थल है, ये आपका ऑप्शन सही है। यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है और जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है। ठीक है, सही है। यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि योग्य है। शुद्ध बोए गए क्षेत्रों में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर खूब प्रभाव पड़ा है। तो वर्तमान समय की बात करें तो वैसे तो चारों सही है, लेकिन वर्तमान की बात करें तो इसको देखिए हो सकता है कि पहला वाला गलत हो जाए, क्योंकि 2008 या 2008 का डेटा है, तो विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है, तो हो सकता है कि आज भी हो। ठीक है, वैसे यहाँ पर अगर देखा तो चारों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये वाला 1 2 3 4 सही है, सब सही है, क्योंकि 8-10 साल में इतना बड़ा परिवर्तन नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित कथनों पर विचार किया था, नीचे दिए गए कूट है। फिर देखिए कूट वाला आ गया, तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में विचार कीजिए तथा महाराष्ट्र देश का सबसे नगरीकृत राज्य है। महाराष्ट्र जो है देश का सबसे नगरीकृत राज्य है। भारत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य जो है गोवा है, महाराष्ट्र नहीं है। नगरीय वृत्त से तटीय क्षेत्र कंक्रीट के जंगल में बदल रहा है, और नगरीय क्षेत्र तटीय क्षेत्र कंक्रीट के जंगल में बदल रहा है, तो दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ मुंबई से अहमदाबाद के बीच देश के सबसे बड़े बृहन नगर का निर्माण हो रहा है, ये भी सही है। यहाँ के नगर मरीन बस्तियों से भरे और अत्यधिक प्रदूषित है, तो ये भी सही है। 2 3 4 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? सबसे कम वर्षा प्राप्त कौन सा स्थान करता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लेह, और लगभग 9.2 सेंटीमीटर वर्षा होती है, बहुत ही कम वर्षा होती है, और ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। ये 2001 की जनगणना पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 2001 नहीं 2011 हम पढ़ेंगे। 2001 की बात करें तो 2001 में मिजोरम था, और 2011 में भी क्या है, मिजोरम ही है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वोच्च साक्षरता स्तर है? 2011 की बात करें तो इसमें भी आपका मिजोरम हो जाएगा, और लगभग 91.3%। भारत में 2 सर्वाधिक नगरीकृत राज्य हैं, कौन कौन से?
भारत में दो सर्वाधिक नगरीकृत राज्य हैं, तो बताया था अभी गोवा और मिजोरम, ये सर्वाधिक नगरीकृत राज्य हैं। अगर मैच कराया जाए इन दोनों को तो यही वाला तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत की एक चौथाई से अधिक नगरीय जनसंख्या जिन दो राज्यों में निवास करती है वे कौन से हैं? तो भारत की एक चौथाई से अधिक नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर नहीं है? तो भारत के पूर्वी तट पर कौन सा बंदरगाह नहीं है? तो बात करें अगर पूर्वी तट के बंदरगाहों की, तो हल्दिया है, कोलकाता है, हल्दिया, कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम, एन्नोर, ये सब पूर्वी तट के बंदरगाह हैं। तो कांडला जो है भारत के पश्चिमी तट पर है। कांडला जो है भारत के पश्चिमी तट पर है और ये सब है पूर्वी तट पे। – 2001 की जनगणना पूछा जा रहा है। 2001 की जनगणना, तो हम क्या करेंगे, 2011 की जनगणना पढ़ेंगे। तो 2011 की जनगणना में नगरीय जनसंख्या जो है 31.1% है। 1% नगरीय जनसंख्या, ठीक है। विश्रामपुर जिसे खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है, विश्रामपुर किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ये ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, कोयला। निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है? कोयला डिपॉजिट का प्रमुख स्रोत है, यह बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। गोंडवाना सिस्टम जो है, गोंडवाना तंत्र, यह कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और अगर पूछा जाए खनिज के लिए, तो खनिज हो जाएगा धारवाड़। खनिज के लिए पूछा है तो खनिज धारवाड़ हो जाएगा, कोयला के लिए गोंडवाना है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर चुनिए। भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में ही होती है। तो ये भी सही है, इसीलिए क्योंकि वर्षा जो है केवल 4 महीने होती है, इसीलिए भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है। क्योंकि नदियाँ जो है सूखी रहती हैं, नदियों में पानी नहीं रहेगा, जल नहीं रहेगा, तो कैसे अंतर्देशीय जल मार्गों का विकास होगा? पहला वाला सही जाएगा, कथन कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है? तो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? चंबल घाटी सर्वाधिक प्रभावित है। चंबल घाटी सर्वाधिक प्रभावित है मृदा अपरदन से। और यह जो मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में चंबल एवं अन्य नदियों द्वारा अवनालिका अपरदन के कारण जो है बंजर हो गया है, ठीक है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के आगरा, इटावा, जालौन आदि जनपद भी प्रभावित हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 48, कार्डेमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित हैं वे हैं। तो कार्डेमम पहाड़ियाँ कहाँ पर है? केरल और तमिलनाडु में। आसान सा सवाल है, केरल और तमिलनाडु में कार्डेमम की पहाड़ियाँ, जिसे इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है, इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है, केरल तमिलनाडु दोनों राज्यों में स्थित है। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है, दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर जो है हुगली की सहायक नदी है, दामोदर हुगली की सहायक नदी है।
सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित किया करना है। तो यहाँ देखिए दिया गया है बादाम, बादाम की पहाड़ी, बादाम की पहाड़ी जो है उड़ीसा में है उड़ीसा में है। और यह जो संबंधित है लौह अयस्क से, बादाम ये देखिए लौह अयस्क हो जाएगा। कोडरमा, कोडरमा कहाँ पर है? झारखंड में है। यह अभ्रक, ये भी पूछा है कहाँ पर है, तो अभ्रक से हो जाएगा। ओके, इसके बाद मूसाबानी, मूसाबानी झारखंड में है, यह भी तांबा से हो जाएगा। ये देखिए तांबा से हो जाएगा। रवा, रवा जो है खनिज तथा गोदावरी नदी, खनिज तेल पेट्रोलियम कहाँ पर है, ये हो जाएगा। बादाम पहाड़ी लौह अयस्क, कोडरमा अभ्रक, मूसाबानी तांबा और रवा खनिज तेल। एक और क्वेश्चन आ गया सुमेलित करने वाला। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो में एक इसके बाद का हम क्या करेंगे, जो 50 क्वेश्चन नंबर 51 से उसको कवर करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, तो आपको क्या करना है, इसको 2 से 3 बार देखकर रिवाइज करना है। अगर 2 से 3 बार आपने देख लिया तो आपको प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं इसका भी आइडिया लग जाएगा, और उससे संबंधित कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। और मैंने हर क्वेश्चन में, हर प्रश्न में इसके बारे में डिस्कस किया है कि किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। 3 से 4 फैक्ट हर प्रश्न में इसमें बताया जा रहा है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, जिसका आप भरपूर लाभ ले सके। और टॉपिक से रिलेटेड किसी भी प्रकार की अगर क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें पूछ सकते हैं।